25 जनवरी 1975 बांग्लादेश के बंगबंधु मुजीबुर रहमान ने आपातकाल घोषित किया। सभी विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बक्सल बांग्लादेश कृषक श्रमिक आवामी लीग देश की इकलौती वैध पार्टी बनी। प्रेस, न्यायपालिका और प्रशासन पर नियंत्रण बढ़ा। आज भी इतिहास यही सवाल पूछता है कि क्या यह व्यवस्था देश को स्थिर करने की कोशिश थी या लोकतंत्र से विचलन था। इसके बाद आता है 15 अगस्त 1975, इतिहास का सबसे काला दिन। सुबह के अंधेरे में टैंकों की आवाज़ आई। कुछ जूनियर सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर हमला किया। शेख मुजीबुर रहमान, उनका पूरा परिवार और निजी स्टाफ, सबकी हत्या कर दी गई। सिर्फ 2 बेटियां बची, शेख हसीना और शेख रेहाना, जो उस समय जर्मनी में थी। इस हत्या ने बांग्लादेश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। लेकिन यह हत्या कोई अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत था आने वाले समय में बांग्लादेश और उसकी राजनीति में बनने और बिगड़ने की। नमस्कार, मैं हूं सौरभ सिंह। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि कैसे भारत से बंटवारे के बाद पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े हो गए और जन्म हुआ एक नए देश का, जिसका नाम बांग्लादेश है। और आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक बांग्लादेश में फैली अस्थिरता, लगातार हुए सत्ता परिवर्तन और मुजीबुर रहमान के बाद उनकी बेटी शेख हसीना पर हुए अन्याय का कारण आखिर क्या है। मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता में डूब गया। तख्तापलट करने वाले नेता जल्दी हटाए गए और इसके बाद लगातार जवाबी तख्तापलट व राजनीतिक हत्याओं ने देश को आज़ादी के कुछ सालों बाद ही बर्बादी के राह पे ला दिया। लगातार हुए सैन्य तख्तापलट के बाद सेना प्रमुख जनरल जियाउर रहमान एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे। उन्होंने राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश सय्याम के नेतृत्व वाली नागरिक सरकार को सेना का समर्थन देने की बात कही। जिया के कहने पर सय्याम ने संसद भंग कर दी। 1977 में चुनाव कराने का वादा किया गया और मार्शल लॉ लागू किया गया। पर्दे के पीछे रहते हुए जिया ने प्रशासन को सक्रिय किया, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध बनाए रखे, लेकिन नौकरशाही को मजबूत करने, आर्थिक विकास और परिवार नियोजन पर जोर दिया गया। नवंबर 1976 में जिया मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक बने और इसी के 5 महीने बाद राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद जिया ने आर्थिक सुधारों की 19 सूत्रीय योजना शुरू की और मार्शल लॉ हटाने लगे। जून 1978 के चुनाव में उन्हें 76% वोट मिले। 1969 के संसदीय चुनाव में बांग्लादेश फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था में लौट गया। आवामी लीग और जिया की बनाई बीएनपी पार्टी प्रमुख बनी। मई 1981 में चटगांव में सेना के कुछ असंतुष्ट लोगों ने जिया की हत्या कर दी। इसके बाद उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति अब्दुल सत्तार राष्ट्रपति बने और चुनाव जीतकर सत्ता में आए। लेकिन इसी के कुछ समय बाद सेना ने फिर से हस्तक्षेप किया। इसके बाद 24 मार्च 1982 को सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने बिना खून खराबे के तख्तापलट कर सत्ता संभाली। उन्होंने देश में गंभीर राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक संकट का हवाला दिया। इरशाद ने संविधान निलंबित कर मार्शल लॉ लगाया और भ्रष्टाचार व आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लगाए। उन्होंने अर्थव्यवस्था के निजीकरण, निजी निवेश को बढ़ावा देने और विदेशी कंपनियों को बुलाने जैसे कदम उठाए। सभी राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शुरू में उनकी सत्ता को देश की खराब आर्थिक हालात के कारण सकारात्मक माना गया। 1983 में इरशाद राष्ट्रपति बने। 1985 में उन्होंने जनमत संग्रह कराया, जिनमें वो भारी मतों से जीतकर आ गए। 1986 में राजनीतिक गतिविधियों को कुछ हद तक बहाल किया गया और जातीय पार्टियां बनाई गई। उसी साल संसदीय चुनाव हुए, जिनमें जातीय पार्टियों को बहुमत मिला। 1987 में विवादित कानूनों के बाद विपक्ष ने संसद का बहिष्कार किया। बढ़ते आंदोलनों के बीच इरशाद ने संसद भंग कर 1988 में नए चुनाव कराए, जिन्हें विपक्ष ने बहिष्कार किया था। इसके बावजूद जातीय पार्टी ने भारी जीत दर्ज की। इस दौरान इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया गया। 1990 तक विरोध आंदोलन फिर से तेज हो गया और हालात बिगड़ने लगे। इरशाद के शासन के खिलाफ धीरे धीरे पूरा देश एकजुट होने लगा। अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों ने एक ही मंच पर आ करके
एक गठबंधन बनाया। जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया के नेतृत्व में बीएनपी, शेख मुजीबुर की बेटी शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग एक साथ हो गई। जमात इस्लाम और अन्य इस्लामी दल भी विपक्ष का हिस्सा बन गए। देश भर में हड़तालें, प्रदर्शन और छात्र आंदोलनों ने सरकार और अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया। हालांकि संसद भंग कर दी गई, लेकिन नए चुनावों का विपक्ष ने बहिष्कार किया। छात्रों के उग्र आंदोलनों ने इरशाद सरकार की नींव हिला दी। दिसंबर 1990 को आखिरकार हुसैन मोहम्मद इरशाद को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश शहाबुद्दीन अहमद के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। 27 नवंबर 1991 को हुए चुनावों को बांग्लादेश के अब तक के सबसे निष्पक्ष चुनावों में से एक माना गया है। 1991 के चुनाव में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और जमात इस्लामी के समर्थन से सरकार बनाई और खालिदा जिया पहली बार प्रधानमंत्री बनी। संविधान में बदलाव कर संसदीय व्यवस्था बहाल की गई और प्रधानमंत्री को फिर से असली सत्ता मिली। लेकिन 1994 के उपचुनाव में धांधली के आरोप लगे। विपक्ष ने संसद का बहिष्कार शुरू किया। हड़तालें, प्रदर्शन और राजनीतिक संकट बढ़ता गया। फरवरी 1996 के चुनाव का विपक्ष ने बहिष्कार किया, फिर भी खालिदा जिया दोबारा प्रधानमंत्री बन गई। हालात बिगड़ने पर कार्यवाहक सरकार का प्रावधान लाया गया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको पीछे ले चलते हैं। बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मौत के दौरान शेख हसीना, उनके पति डॉक्टर एम.ए. वाजेद और बहन शेख रेहाना यूरोप में थे। जब उन्हें इस भयावह खबर का पता चला तो वे पश्चिम जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत के घर में शरण लेने को मजबूर हुए। कुछ समय बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें राजनीतिक शरण दी। यहीं से शेख हसीना और उनका परिवार निर्वासन की जिंदगी में चले गए। अगले 6 साल तक शेख हसीना और उनका परिवार नई दिल्ली में निर्वासन में रहे। उस दौरान बांग्लादेश में जियाउर रहमान की सैन्य सरकार ने शेख हसीना के देश लौटने पर रोक लगा दी थी। लेकिन इतिहास यहीं नहीं रुका। 16 फरवरी 1981 को शेख हसीना को आवामी लीग का अध्यक्ष चुना गया और इसके ठीक 3 महीने पहले 17 मई 1981 को शेख हसीना ने अपने देश की धरती पर वापसी की थी। ढाका एयरपोर्ट पर हजारों समर्थकों ने उनका स्वागत किया। ये सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं थी, ये उस बेटी की वापसी थी जिससे उसका सब कुछ छीन लिया गया था, लेकिन जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था। यहीं से शुरू होता है शेख हसीना की असली राजनीतिक यात्रा। जून 1996 में नए चुनाव हुए। आवामी लीग सबसे बड़ी पार्टी बनी और शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सहमति की सरकार कहा, लेकिन राजनीतिक टकराव जारी रहा। बीएनपी बार बार संसद से बाहर होती रही। विपक्ष ने चुनावों का फिर बहिष्कार किया, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होती गई। जुलाई 2001 में आवामी लीग सरकार ने चुनाव के लिए सत्ता छोड़ी। चुनाव से पहले हिंसा बढ़ी, लेकिन अंतरिम सरकार ने स्थिति को संभाल लिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मौजूदगी में खालिदा जिया और शेख हसीना ने चुनाव परिणाम स्वीकार करने और हिंसा से दूर रहने पर सहमति जताई। आखिरकार 1 अक्टूबर 2001 को आम चुनाव हुए और बांग्लादेश एक बार फिर लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ गया। 2001 के आम चुनाव में बीएनपी के नेतृत्व वाला 4 दलीय गठबंधन संसद में 2/3 से ज्यादा बहुमत लेकर सत्ता में आया। 10 अक्टूबर 2001 को बेगम खालिदा जिया तीसरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन ये जीत विवादों से मुक्त नहीं रही। शेख हसीना ने चुनाव नतीजों को मानने से इनकार कर दिया और संसद का बहिष्कार किया। हालांकि 2002 में आवामी लीग संसद में लौटी, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच लगातार टकराव जारी रहा। कभी अपमानजनक बयानों के विरोध में तो कभी निष्पक्षता के सवाल पर संसद बार बार ठप होती रही। 17 अगस्त 2005 को बांग्लादेश के लगभग पूरे देश में एक साथ बम धमाके हुए। 63 जिलों में सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। इस हमले की जिम्मेदारी जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) ने ली। उनका मकसद था धर्मनिरपेक्ष कानून की जगह शरिया व्यवस्था लागू करना। इसके बाद अदालतों पर हमले हुए, जिनमें जज, वकील और पुलिसकर्मी मारे गए। सरकार ने सख्त कार्रवाई की। जेएमबी के सैकड़ों नेता गिरफ्तार हुए और शीर्ष नेताओं को फांसी की सजा सुनाई गई। 2006 में आवामी लीग ने फिर संसद में वापसी की, लेकिन जल्द ही निष्पक्ष चुनाव और केयरटेकर सरकार को लेकर विवाद गहराने लगा। खालिदा जिया की सरकार के कार्यकाल के अंत तक देश हड़तालों, प्रदर्शनों और हिंसा की चपेट में आ गया। फिर 1 महीने में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जनवरी 2007 के चुनाव से पहले राजनीतिक हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके थे। आखिरकार राष्ट्रपति इयाजुद्दीन अहमद ने आपातकाल लागू कर दिया। केयरटेकर सरकार बदल गई,
गई। फखरुद्दीन अहमद नए मुख्य सलाहकार बने। राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। फिर हुआ यूं कि बांग्लादेश सेना समर्पित अंतरिम दौर में प्रवेश कर गया। इस दौर में खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए। उद्देश्य साफ था, राजनीति को साफ करने के नाम पर दोनों प्रमुख नेताओं को किनारे करना। चुनाव आयोग और भ्रष्टाचार निरोधक आयोग को मजबूत किया गया, लेकिन लोकतंत्र ठहर सा गया। इसी के बाद 2007 में छात्र आंदोलन की चिंगारी भड़क उठी। ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों और सेना के बीच झड़प हुई। छात्र सड़क पर उतर आए, सेना शिविर हटाने की मांग की। आखिरकार केयरटेकर सरकार को झुकना पड़ा और सेना शिविर हटाया गया। फिर आता है 29 दिसंबर 2008 का दिन। बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होता है। चुनाव में आवामी लीग ने जबरदस्त जीत दर्ज की। पूर्व सैन्य शासक मोहम्मद इरशाद की पार्टी और कुछ वाम दलों के साथ बने गठबंधन ने संसद में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत हासिल किया। इस जीत के साथ शेख हसीना 7 जनवरी 2009 को प्रधानमंत्री बनी और यहीं से शुरू हुआ शेख हसीना का दौर। 2009 के बाद बनी सरकार ने खुद को सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि राज्य की दिशा बदलने का दावा किया। पुराने संविधान की मूल भावना को बहाल किया गया। 1971 के युद्ध अपराधों पर मुकदमे शुरू हुए और 1975 की ऐतिहासिक हत्या के मामले में फैसला आया। देश ने उथल पुथल भी देखी, सेना के अंदर विद्रोह, बिजली संकट, गारमेंट उद्योग में अशांति, लेकिन सरकार बनी रही। सर्वे बताते हैं कि काफी लोगों को लगा कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। शेख हसीना सरकार ने एक नया नारा दिया, विजन 2021। लक्ष्य था बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने तक देश को डिजिटल और आधुनिक बनाना। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तकनीक हर क्षेत्र में बदलाव का वादा किया गया। कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को सरकारी सोच का हिस्सा बनाया गया। 2014 में फिर चुनाव हुए, लेकिन इस बार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कई विपक्षी दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया। नतीजा ये हुआ कि कई सीटों पर बिना मुकाबले के आवामी लीग को जीत मिली। मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा, फिर भी शेख हसीना लगातार दूसरी बार तो वहीं कुल तीसरी बार सत्ता में लौट आई। उस दौर में छात्र आंदोलन हुए, कभी शिक्षा पर टैक्स के खिलाफ, कभी सरकारी नौकरियों में कोटा व्यवस्था के खिलाफ। सरकार को कई मामलों में फैसले बदलने पड़े। साथ ही धर्मनिरपेक्ष लेखकों और विचारकों पर हमले हुए, जिससे देश में सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल उठे। 2018 के चुनावों के बाद शेख हसीना का नेतृत्व और मजबूत हुआ। राजनीतिक आलोचना, अंतर्राष्ट्रीय बहसें और अंदरूनी विरोध, इन सब के बीच सरकार लगातार बनी रही। 2008 की ऐतिहासिक जीत के बाद शेख हसीना का दौर शुरू हुआ, जो 2024 तक चला। ये दौर समर्थकों के लिए राजनीतिक स्थिरता और विकास की कहानी है और आलोचकों के लिए सत्ता के केंद्रीकरण की। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 2008 के बाद का बांग्लादेश शेख हसीना के नाम के बिना समझा नहीं जा सकता। इसके बाद आता है अंतिम पड़ाव, जनवरी 2024। बांग्लादेश की राजनीति में एक और चुनाव, विवादों, विपक्ष के बहिष्कार और सवालों के बीच शेख हसीना लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी करती हैं। सरकारी बयान थी स्थिरता, विकास, जनादेश, लेकिन जमीनी रिपोर्ट कुछ और ही कह रहे थे। ये जीत स्थिरता नहीं थी, ये आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। जून 2024 आते आते देश पर ऐतिहासिक खतरा मंडरा गया। सब कुछ शुरू हुआ सरकारी नौकरियों की कोटा व्यवस्था से। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की कोटा संबंधी अधिसूचना को रद्द किया और सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए 30% कोटा दोबारा लागू कर दिया। छात्रों ने पूछा, क्या योग्यता की कोई जगह बची है? क्या राज्य की नौकरियां सत्ता समर्थकों के लिए आरक्षित हो रही हैं? और यहीं से जन्म हुआ कोटा सुधार आंदोलन का। शुरुआत शांतिपूर्ण थी, पोस्टर, नारे, बहसें के बीच ये आंदोलन चलता रहा, लेकिन सत्ता ने इसे असंतोष नहीं बल्कि खतरा समझ लिया। जुलाई आते आते पूरे विश्व ने बांग्लादेश को एक अलग ही रंग में देखा। छात्रों के नेतृत्व में पूरा देश सड़क पर था। विश्वविद्यालय, बाजार, मोहल्ले, सरकार पर आरोप लगे, तानाशाही, दमन और लोकतंत्र को कुचलने के। फिर वो हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई हुई, लाठी, गोली, गिरफ्तारी। मरने वालों में ज्यादातर छात्र और आम नागरिक थे। बाद में इसे नाम दिया गया जुलाई नरसंहार का। यहीं से आंदोलन ने एक नया रूप लिया, असहयोग आंदोलन। अब सिर्फ मांग थी प्रधानमंत्री का इस्तीफा। अगस्त के पहले हफ्ते तक देश ठप हो चुका था। अब छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, आम लोग सब सड़कों पर उतर आए थे।
और आखिरकार 5 अगस्त 2024 का वो दिन जब दबाव इतना बढ़ चुका था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और फिर उन्होंने देश छोड़कर भारत की ओर भागना सही समझा। एक साल बाद 17 नवंबर 2025 को ढाका से एक खबर आई। बांग्लादेश के इतिहास का सबसे भारी फैसला लिखा जा रहा था। जिस महिला ने लगातार 4 बार देश की सत्ता संभाली, जिसका शासन 2008 से 24 तक फैला रहा, वही महिला अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का फैसला सुन रही थी और फैसला साफ था। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री खान कमाल को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया गया। अदालत का आरोप था कि 2024 के छात्र आंदोलन ने सरकार ने जानबूझकर के घातक दमन का आदेश दिया। छात्रों पर गोलियां चली, सड़कों पर खून बहा और सत्ता ने लोकतांत्रिक विरोध को कानून व्यवस्था के नाम पर कुचल दिया। अदालत ने कहा कि ये सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं थी बल्कि संगठित हिंसा थी। फैसला शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध में आजीवन कारावास और 2024 के छात्र विद्रोह के दौरान मौतों के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। पूर्व गृह मंत्री खान कमाल को भी मृत्यु दंड का फैसला दिया गया। हालांकि शेख हसीना इस दौरान भारत में मौजूद थी, वो अभी भी भारत में ही मौजूद हैं और शेख हसीना ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है। वही जो अंतरिम सरकार बनी है उसने 6 महीने के अंदर चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन वो भी इसमें विफल साबित रही। अब 2026 में बांग्लादेश में एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं। शेख हसीना की आवामी लीग के सदस्य इस समय राजनीतिक हैसियत के मामले में कहीं पीछे खाई में गिरे हुए हैं। आने वाले समय में बांग्लादेश की राजनीति की स्थिति क्या होगी, चुनाव कैसे होंगे, शेख हसीना कब तक भारत में रहेगी और भारत की सरकार का क्या रवैया रहेगा शेख हसीना की वापसी को लेकर, ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि एक देश जिसने इतने लंबे समय तक अपने आज़ादी की मांग की, वो कहीं ना कहीं फिलहाल तो अपनी आज़ादी को बचाए रखने में विफल साबित हो रहा है। अगस्त 2024 में बनी अंतरिम सरकार जिसका नेतृत्व फिलहाल मोहम्मद यूनिस के हाथों में है, मोहम्मद यूनिस की सरकार ने एक अलग रास्ता चुन लिया और प्रधानमंत्री यूनिस ने परंपरा तोड़ते हुए पहली बार बड़ी विदेशी यात्रा चाइना की। मार्च 2025 में बीजिंग में मोहम्मद यूनिस की मुलाकात चाइना राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होती है। इस यात्रा का नतीजा ये रहा कि $2.1 अरब के निवेश, कर्ज और अनुदान चाइना से बांग्लादेश आते हैं और यहीं से साफ संकेत मिलने लगता है कि बांग्लादेश अब अपने विकल्प की ओर बढ़ रहा है और ये बदलाव भारत चीन की पुरानी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को एक नई दिशा दे रहा है। मौजूदा समय को देखें तो दिसंबर 2025 में देश के भीतर हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ता है, हिंसक प्रदर्शन होते हैं, सरकारी और कूटनीतिक ठिकानों पर हमले होते हैं और कई जगह भारत विरोधी नारे और तोड़फोड़ देखने को मिलती हैं। बांग्लादेश एक बार फिर अंतरिम अस्थिरता और बाहरी दबावों के चौराहे पर खड़ा नजर आता है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत के भीतर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने 19 दिसंबर को बयान दिया कि बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा मानवता के खिलाफ अपराध है। उन्होंने भारत सरकार से ढाका के सामने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा 17 दिसंबर को और भी सख्त रुख अपनाते हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेशी नेताओं की ओर से पूर्वोत्तर भारत को अलग करने जैसी धमकियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने साफ कहा कि भारत एक परमाणु शक्ति और बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो ऐसे बयानों पर चुप नहीं रहेगा। आज बांग्लादेश सिर्फ अपने भीतर की राजनीति से नहीं बल्कि भारत और चाइना के बीच चल रही रणनीतिक खींचतान से भी जूझ रहा है और सवाल यही है, क्या यह बदलाव बांग्लादेश को और मजबूत बनाएगा या फिर दक्षिण एशिया में एक नए असंतुलन की शुरुआत करेगा। धन्यवाद।